तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई कहता है, डैड मैंने सुना कि तुम्हारे साथ कोई ओल्ड कोड आपसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहा है। आखिरकार वो है कहाँ? और ये कहा था गुस एंटोन ने जू फैन से। और जैसे ही गुस एंटोन की आवाज आई थी उसके साथ साथ जो लुवो क्लैन था वो भी आ चुका था। और वो लोग बहुत ज्यादा हार्ड लुक के साथ बहुत ज्यादा जल्दी में आए थे। बट जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पर तो कोई वॉर नहीं चल रही है, उल्टा जो क्राउड है वो चीयर कर रही है। और तभी जो एल्डर जुआन होते हैं उनकी तरफ देखते हैं और वैसे ही जूफेन की तरफ टर्न हो जाते हैं और जूफेन से कहते हैं, क्या ये वो आर्मी है जो तुमने सेक्ट के आउटसाइड सेटअप की थी? हाँ, तुम बहुत ज्यादा ही कॉशियस हो। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के आधे से ज्यादा एल्डर का बैकअप होने के अलावा उसके बावजूद भी तुमने और भी बैकअप के लिए आर्मी को बुला लिया। और मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको किसी और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, तब तक नहीं जब तक तुम्हारा सन की बेटा अकेले ही पूरे सेक्ट को कुचल सकता है, एकदम वैसे ही जैसे कि उसने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ किया था। फिर तभी जूफेन कहता है, एल्डर जुआन क्या आपको पता था? तभी एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स मुझे पता है। तुम क्या सोचते हो हाई वेनरेबल के तौर पर क्या मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा कि तुम हमारे सेक्ट की आधी से ज्यादा एल्डर्स और डिसिपल्स लेकर चले जाओगे और मैं ध्यान भी नहीं दूंगा? मैंने हर एक चीज अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारे हर एक मूव को देखा था जो तुमने बनाया था। और इसीलिए मैं बिल्कुल भी वायलेंस का सहारा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जो तुम्हारा बेटा है वो बहुत ज्यादा ही अजीब है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। ये कहकर हंसने लगते हैं। और फिर तभी जो जुओ फैन होता है वो भी उनके साथ हंसने लगता है। और दोनों ही गुस एंटोन की वजह से हंसने लगे थे और दोनों को ही पता था कि जो गुस एंटोन है उसे कोई भी नहीं हरा सकता, इसीलिए दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। और जब लुओ यूनाई पाता है कि जो हाई वेनरेबल है वो जूफेन की साइड है तो वो भी रिलीफ करता है। बट सैड बात ये थी कि जूफेन अभी भी वापस लुओ क्लैन में नहीं जा सकता था, मतलब अभी कुछ दिन तक तो बिल्कुल ही नहीं। पर जब सभी लोग जानते हैं कि जूफेन फ्री है जू किंचन से शादी करने के लिए तो सभी लोग उसे ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और फिर अगली सुबह सभी एल्डर्स के सामने जो जी वो ये होते हैं जूफेन को अपनी सीट को सौंप देते हैं। और इवनिंग में जूफेन की वेडिंग थी और इस दिन जो डार्क और कोल्ड डीमन स्कीमिंग सेक्ट था उसके आसपास सभी लोग गाने बजा रहे थे और सभी लोग चीयर्स कर रहे थे। पर किसी को नहीं पता था कि इस खुशी के बाद जो हवा है वो बदलने वाली है, जो जुओ फैन के दरवाजे पर क्राइसिस लाएगी। और अभी फेस्टिवल पे सभी गेस्ट हैप्पी थे और अभी सबसे खराब मूड जी वुये का था। और अपनी सीट को छोड़ने के बाद उसे एक बोरिंग सा ऑफिस मिला एक वेनरेबल के रूप में। और जो एल्डर्स जी वुये से बहुत ज्यादा डरते थे वो आज बिना डरे जी वुये की आंखों में देखते हैं। और अब सभी लोग अपने अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी को। और अब जी वुये को कोई भी पसंद नहीं करता था, कोई भी उसे नहीं चाहता था और अब उसका समय जा चुका है। और फिर जो जी वुये होता है वो कहता है, जूफेन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें देख लूंगा, बस तुम इंतजार करो। और फिर वैसे ही हेट्रेड में वो वाइन को पीने लगता है। और फिर वैसे ही जी वुये के सामने एक फेमिलियर फिगर अपीयर होता है और वो होता है फिंडियन। और फिंडियन को देखकर जो जी वुये होता है वो कहता है, अब तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? क्या मुझे टीस या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो यहाँ पर? जब फिंडियन जी वुये को इस हालत में देखता है तो अपना सर हिलाते हुए कहता है, वो ये वेनरेबल भी होना एक बहुत बड़ी बात है और अब तुम्हें भी बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल चुकी है। और फिर तभी जी वुये कहता है, फैटी यैन आखिरकार तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम जूफेन की तरफ नहीं हो? और जिन लोगों ने ये मेरी हालत की है जाओ तुम उनके साथ जाओ, मजे करो जाके, या फिर तुम मुझे यहाँ पर रिडिक्यूल करने के लिए आए हो? तभी फिंडियन कहता है, वो ये हम लोग सेंचुरीज से ब्रदर्स हैं और जो बॉन्ड हमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में बनाया था वो कभी भी टूट नहीं सकता। और जो तुम्हें हार्म करे मैं उसकी हेल्प कैसे ही कर सकता हूँ। बट मैं ऑनेस्टली कहूँ तुम्हारा टाइम जा चुका है और तुमने लोगों को अपनी तरफ लेने की बजाय उन्हें थ्रेट किया और आखिरकार जूफेन इसका क्यों नहीं यूज करेगा? और यस्टरडे मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि तुम इसे सेटल कर सको बट तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। और जो जूफेन था वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था और आखिरी में ऐसा कौन ही होगा जो शांति से सब कुछ निपटाना नहीं चाहेगा? और जो वेनरेबल बाई की साइड थी वो डर रही थी कि तुम उनसे ये सारी चीजें सेटल करोगे और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया और तुम खुद ही इसके बारे में सोचो। तभी जी वुये कहता है, ये मेरा बिजनेस है, तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर जी वुये दोबारा से वाइन को पीने लगता है। पर जो जी वुये था वो थोड़ा सा शांत हो चुका था, इस चीज के बारे में सोच रहा था क्योंकि जो फिंडियन था वो सही था। बट उस समय जो जी वुये था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था, इसीलिए उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर तभी जी वुये दोबारा से कहता है, जो सबसे वर्स्ट है वो है जूफेन और जो वो लेबर ऑफिस के लोग हैं वो मैंने उसे अपने सेक्ट में लाया और मैंने लेबर ऑफिस में सारे एल्डर्स को उसकी तरफ भेजने की कोशिश की कि वो वेनरेबल सी के फैक्शन के अगेंस्ट खड़े हो सके। और अब जब वो पावर पा चुके हैं और अब वो मेरे पास ही आ रहे हैं, इन सब पर तो धिक्कार है। ये लोग सही में एक ट्रू डिमोनिक कल्टिवेटर के जैसे हैं, बिना किसी वफादारी के। और फिर ये कहकर दोबारा से वाइन को पीने लगता है। और फिर दोबारा से जो फिंडियन होता है वो जी वुये से कहता है, ब्रदर जाने दो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो हाई वेनरेबल ने तुम्हें बचा लिया। तुम अपने आसपास देखो, जो लोग वेडिंग में आए हैं उन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से देखो। और लुवो क्लैन ऐसा है जिसके साथ भिड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है और उनके साथ एक लिटिल मॉन्स्टर
मास्टर भी है और अगर तुम उससे फाइटिंग करना स्टार्ट करते तो उससे कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता था। और फिर ये कहकर जो फिंडियन होता है वहाँ से चला जाता है। जैसे ही फिंडियन यहाँ से जाता है वैसे ही जी वो ये हेट्रेड में अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उस वाइन के पॉट को तोड़ डालता है। और फिर तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है सेक्ट लीडर तुम्हें जरूर ही पॉट को तोड़ना होगा। और ये वेनरेबल सी थे जो कि 5 एल्डर्स के साथ में आए थे और फिर वहाँ पर जी वो ये के सामने बैठ जाते हैं एक सिनिस्टर स्माइल के साथ में। और फिर कहते हैं हारने के बाद सिर्फ एक डरपोक ही वाइन के पॉट को तोड़ता है, अपना गुस्सा सारा वाइन के पॉट पर निकालता है। और फिर वैसे ही जो जी वो ये होता है उस टेबल को पलट देता है और फिर गुस्से में कहता है तुम्हें अब क्या चाहिए, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे मॉक कर सकते हो अगर मैं अपनी सीट को हार चुका हूँ। तुम ये मत भूलो कि तुम जूफेन के साथ नहीं हो और बस रुको, वो जल्द ही तुम्हारे पास भी आएगा। और मैं शर्त लगाता हूँ जितना लक्की मैं था उतने लक्की तुम नहीं रहोगे। अभी वेनरेबल सी कहता है क्या लक्की, नीचे उतरना, अपनी सीट को छोड़ना, क्या ये सेक्ट लीडर के लिए लक्की है? और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सेक्ट लीडर का एम्बिशन है वो इतना छोटा होगा। और फिर गुस्से में जो जी वो ये होता है अपने दांतों को पीसते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए जी वो ये से कहता है, अरे सॉरी, वेनरेबल सी से कहता है, वेनरेबल सी अगर तुमने एक और बार अपना मुँह चलाने की कोशिश की तो फिर तुम अगली बार कुछ बोल भी नहीं पाओगे। अभी वेनरेबल सी कहता है क्या तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो? और जब तुम सीट से हटे थे तो तब आपने ऐसा नहीं किया और अब जब आप खाली बैठे हैं तो अब दिखावा करना चाहते हैं क्या? बस आप इतना ही करना चाहते हैं? और फिर तभी जो जी वो ये होता है वो अपने फिस्ट को वेनरेबल सी की तरफ शूट कर देता है। वेनरेबल सी के हिट होने से पहले वेनरेबल सी उसके आर्म को पकड़ लेता है और उसे वार्न करता है, राइट नाउ आधे से ज्यादा सेक्ट अभी जूफेन के साइड में है और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें दोबारा से खड़े होना है या फिर ये सब कुछ समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। अभी जी ये कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हारे पास रास्ता है मेरी सीट वापस लाने का? तभी वेनरेबल से कहता है ऑफ कोर्स जूफेन की लीडरशिप हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तुम सही कह रहे हो, जो सेक्ट का आधा हिस्सा है वो जूफेन की साइड में है और अब वो मेरे साइड को एक कांटे के रूप में देख रहा है और अब बस वो इसको हटाने का इंतजार कर रहा है। और अभी हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जो फोर्स वो ये है कि फोर्स को ज्वाइन करना। और फिर जो जी वो ये होता है अब वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर अपनी सीट पे दोबारा से बैठ जाता है। और फिर जी वो ये दोबारा से वेनरेबल सी से कहता है अब इसका क्या ही मतलब है, मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ और जो तुम्हारी भी पावर है वो जल्द ही या फिर बाद में जूफेन के द्वारा निकल ली जाएगी और आपको क्या लगता है कि उसे संभालना इतना आसान होगा? तभी वेनरेबल सी हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता है कि उसने कैसे इन कुछ सालों में हम दोनों को ही कैसे डिफीट कर दिया और वो भी एक आउटसाइडर होकर के। और फिर दोबारा से वेनरेबल सी जी वो ये को मॉक करते हुए कहते हैं सेक्ट लीडर क्या आपको पता है कि जो हाई वेनरेबल हैं वो आपकी केयर क्यों नहीं करते हैं और आखिरकार क्यों जूफेन के ऊपर सेटल्ड हो गए? और फिर तभी जो जी वो ये का चेहरा था ये सुनकर हार्ड हो गया। जी वो ये को इस बात पर दुख हो रहा था कि उसके मास्टर ने उसे एक आउटसाइडर के लिए उसे छोड़ दिया। और फिर दोबारा से वो अपने मन में कहता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मुझे बर्बाद करना चाहेंगे? और फिर तभी वैसे ही वेनरेबल सी एक जेट स्लिप को निकालते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं इसे ले लो और फिर तुम्हें तुम्हारा आंसर खुद ही मिल जाएगा। और फिर जो जी वो ये होता है उसे देखता है और फिर वो कहता है ये। और फिर तभी वेनरेबल सी कहते हैं हाँ ये वही लोग हैं जिन्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग में इंटर करने के लिए चुना गया है। जूफेन, चुकिनचेन, सोइरुहा, डैनर और भी लड़कियां आर देयर और जो हाई वेनरेबल हैं वो खेल रहे हैं एक हाई स्कीम। और जैसा कि आप जानते हो एक्सेल्स के अंडर डबल ड्रैगन मैनर में ज्वाइन होने से कुछ ही सालों में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आगे हो जाएंगे और जिससे कि जो सेक्ट होगा वो भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। और अगर हाई वेनरेबल जूफेन के अपराइजिंग को सप्रेस करने में जीत जाता है तो यह जूफेन और चुकिनचेन को खोने के समान है। और जो सेक्ट के फ्यूचर के एक्सपर्ट्स हैं और जरूर ही इनके पास फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही पावर होगी, हाई वेनरेबल से कम तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसीलिए वो उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं। हालांकि उन्हें ज्वाइन करना अलग बात थी लेकिन सेक्ट को बहुत ज्यादा ही मजबूती मिलेगी। और जो जूफेन है वो अकेले डबल ड्रैगन मैनर नहीं जाएगा, उसके साथ उसके डिसिपल्स भी जाएंगे जिन्हें उसने मिस्टिकल हेवन सेक्ट से छीन लिया है। और इस समय जो हाई वेनरेबल होंगे वो खुशी से रो रहे होंगे और उन्होंने अपने प्राइज डिसिपल के फ्यूचर को खो दिया है और उन्होंने सेक्ट के फ्यूचर के लिए 6 एक्सपर्ट को गेन किया है। और अगर मैं भी हाई वेनरेबल होता तो मैं भी ऐसा ही करता। और ये सुनकर जो जी वो ये होता उस जेट स्लिप को कस के पकड़ लेता है और कहता है दूसरे शब्दों में जो हाई वेनरेबल है वो जूफेन की ज्यादा केयर करते हैं कंपेयर्ड टू मी, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्ट्रांग है। और फिर वेनरेबल से कहते हैं ऑफ कोर्स जो हाई वेनरेबल है वो
कैसे ही पावर के मामले में कैसे ही हार सकते हैं। वो बस कहते हैं कि जब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 4 ड्रैगन हमारे एक एल्डर को मार डाला तो हाई वेनरेबल को पता था कि वह कमजोर है, तो उसने इम्परमिनेंस 5 को लेकर हमला कर दिया। हालांकि वे पीछे हट गए, फिर भी उन्हें 4 ड्रैगन की नजरों के सामने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 5 एल्डर्स को मारना पड़ा और फिर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी ताकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट हमें नीचे ना दिखा सके। और जो हाई वेनरेबल है वो ऐसे ही है, एनिमी जितना शक्तिशाली होता है तो वो उतना ही उनके सामने खड़े होते हैं और बस उसे केवल अपने सेक्ट की फ्यूचर की चिंता है। और फिर तभी जो जीव ये होता है वो वेनरेबल सी से कहता है, वेनरेबल सी आपको ये लिस्ट कहाँ से मिली? और फिर तभी वेनरेबल सी कहता है, 1 महीने पहले डबल ड्रैगन मैनर ने इस लिस्ट को सभी सेक्टरों में भेजा था और जब सेक्ट लीडर इसे रिसीव नहीं कर पाए थे तो तब हाई वेनरेबल ने इसे रिसीव कर लिया था। और ऐसा लगता है कि जो हाई वेनरेबल है वो आपकी जेलिसी को समझते हैं, मतलब कि आप जो फैन से जलते हैं वो पहले से ही जानते थे और अगर आपको ये जेट स्लिप मिलती तो आप कुछ गलत कदम उठा सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और फिर तभी जीव ये कोल्डली कहता है, जब डबल ड्रैगन मैनर ने इस लिस्ट को सभी सेक्टरों में भेजा तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? क्या आपने बाहरी लोगों से हेल्प ली? और फिर तभी वेनरेबल सी कहते हैं, क्या आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे इसके लिए? और फिर तभी जीव ये उनकी आंखों में देखते हुए स्माइल करते हुए देखता है और वेनरेबल सी से फिर कहता है, नहीं नहीं, अब मैं समझा कि आप मेरी हेल्प कैसे करोगे, सब ठीक है और मैं भी इस पर एग्री हूँ। और ये कहकर हंसने लगता है और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें जूफेन को दिखाया जाता है एक बहुत ज्यादा सुंदर लाल कपड़े को पहने हुए था और ऊंचे ऊंचे जूतों को पहने हुए था और फिर एक रूम में इंटर होता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सजा हुआ था, जो कि था दुल्हन का कमरा। और अभी चुकिंचन अपने मन में गाना गा रही थी कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और जब जूफेन दुल्हन के बिस्तर पर देखता है तो वो एक बिस्तर के किनारे पर एक मार्वलेस फिगर को देखता है जो कि बैठा हुआ था और वो जूफेन का इंतजार कर रहा था कि कब जूफेन उसके पास आए और उसका लाल घूंघट हटाए। और ये देखकर जो जूफेन था मुस्कुराते हुए खुशी से भर चुका था क्योंकि वह धीरे धीरे आगे आया और जब उसने घूंघट उठा के देखा तो उसके सामने उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्यूटी को देखा जिसके बहुत ज्यादा डेलिकेट फीचर्स थे और वो इस समय पहले से भी ज्यादा मेस्मराइजिंग लग रही थी। यहाँ तक कि जो जूफेन था उसे देखकर स्पीचलेस हो गया और वह उसे देखकर पूरी तरीके से घूंघट हटाना ही भूल गया। अभी तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि जूफेन के लिए टाइम रुक चुका था और वो बस चुकिंचन को देखे ही जा रहा था। और तभी जब चुकिंचन जूफेन के लॉस्ट एक्सप्रेशन को देखती है तो वो जूफेन से कहती है, तुम क्या देख रहे हो? और फिर ये कह करके वो ब्लश करने लगती है और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाने लगती है। और फिर वैसे ही अचानक से जूफेन जाग जाता है और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगता है। और फिर वैसे ही जूफेन ने कम्प्लीटली घूंघट को हटा दिया और फिर उसके हाथों को पकड़ लिया और फिर उसकी सुंदरता पर मदहोश हो गया और फिर हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं तो बस अपनी वाइफ की यूनिक फीचर्स को देख रहा था और इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी तुलना कर सके और जरूर ही मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी पिछली लाइफ में दुनिया को बचाया होगा। और फिर तभी चुकिंचन कहती, चुप रहो, आखिरकार एक डीमन किस तरह से दुनिया को बचा सकता है और अगर तुम इसकी जगह ये कहते पीस को डिस्ट्रॉय करना तो वो ज्यादा अच्छा रहता। और फिर तभी जूफेन अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मैं कैसे ही वर्ल्ड को बचा सकता हूँ और मैं शर्त लगाता हूँ क्योंकि मैंने किसी समय एक दुनिया को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए हेवेंस ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया है और किसी और पाप ना करने के लिए शायद भेजा है। हाँ, यहाँ तक कि स्वर्ग भी मुझसे डरता है और मुझे हनी ट्रैप में फंसाता है। और तभी चुकिंचन कहती है, कौन सा हनी ट्रैप, मैंने तुम्हें कब फंसाया? और तभी जूफेन एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करना नहीं चाहती थी? और फिर वैसे जो चुकिंचन होती है वो जूफेन को देखती है और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। और फिर तभी जूफेन हंसते हुए कहता है, हे क्योंकि तुम मुझे लुभावने में विफल हो तो मुझे अब कठोर तरीके से खेलना पड़ेगा। और फिर तभी जूफेन उसके ऊपर धावा बोल देता है, चुकिंचन को बिस्तर पर दबा देता है और एक झटके में वो मोमबत्तियां भी बुझा देता है और फिर दुल्हन के कमरे में अंधेरा छा जाता है। और तभी चुकिंचन कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये चुकिंचन चिल्लाते हुए कह रही थी। और फिर तभी जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता और तुम मुझे वैसे भी नहीं हरा सकती। और फिर तभी चुकिंचन कहती है, तुम ब्रूटल हो, क्या मैं एक दरिंदा हूँ? मुझे लगा था कि तुम ये बात पहले से ही जानती होगी जिस पहले दिन हम मिले थे, लेकिन अब तुम इस दरिंदे की पत्नी हो और हर दिन धक्का मुक्की झेलना होगा और अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हा। और फिर तभी जो चुकिंचन होती है वो इमोशंस के फ्लड में विस्पर करने लगती है, मतलब भावनाओं के सैलाब में राह उठती है। और जूफेन भी कुछ नहीं कह रहा था, बस उस कमरे में अजीबोगरीब धमाके और दुर्घटना की आवाजें गूंज रही थी। और फिर तभी हमें जूफेन के कमरे के बाहर दिखाया जाता है, वहाँ पर क्विलिंग जो होता है खड़ा होता है और वो पाता है कि जूफेन के कमरे की जो लाइट है वो बंद है और एक स्माइल करते हुए कहता है, हे
शेवर्ट जो अपनी शादी के रात के मामले में भी एक जानवर है, मेरा रोल मॉडल। फिर तभी क्विलैंग अपनी सेटिंग को भी अपने रूम में लेके जाना चाहता था, पर तभी उसका बेटा आ जाता है क्विलैंग। वो कहता है मैं मम्मी से बहुत दिनों बाद मिला हूँ तो मैं आज उनके साथ टाइम बिताऊंगा, उनसे बहुत सारी बातें करूंगा क्योंकि बहुत सालों बाद में उनसे मिला। और ये सुनकर क्विलैंग की सटक जाती है और वो कहता है तुम्हें आज ही मिला था। और फिर ऐसे ही इन दोनों में बहस होती है और जो क्विलैंग था वो नहीं मान रहा था, बट कैसे ना कैसे करके क्विलैंग मना लेता है और क्विलैंग को भेज देता है। और फिर क्विलैंग भी अपनी मॉम को ग्रीट करके वहां से चला जाता है।